वर्ष 1940 में माधव सदाशिव गोलवलकर, जो सेकंड संस्थापक था इस आरएसएस का, उसने एक किताब लिखी थी वी एंड आवर नेशन आइडेंटिफाइड। और उस किताब में स्पष्ट लिखा था उन्होंने कि अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए, जिस तरह ये 2014 में लगी, अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए तो उस देश की सरकारी संपत्ति, जल जंगल और जमीन अपने 2-3 धनाढ्य विश्वसनीय साथियों को सौंप दे और 95% देश में भूखमरी पैदा कर दे, ताकि 7 जन्म तक भी आपकी सरकार ना जाए। आरएसएस बीजेपी तो हमेशा से इस देश के लिए, इस देश के विरुद्ध ही रही है, मतलब कमी किसान और कमेरे वर्ग के खिलाफ ही रही है। इनका ऊपर खाया से वो तो एक पैरासाइट प्लांट है इनके लिए, और इनको भगाने के लिए अब समय आ गया है, क्योंकि ये जो साजिश रची जा रही है, हेल बेच दी, मेल बेच दी, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, मतलब हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाह बेच दी, बाहर से नशा आ रहा है, सारा इन्हीं की बंदरगाह, हथियार आ रहे हैं सारे इन्हीं से। जो प्रशासनिक अधिकारी जो कभी राजा होते थे अपने स्टेट के, अपने जिले के, आज उनकी हालत हो रही है, उनको ऊपर हर ऑफिस में निकटधारी बैठा रखे। हम भी जब जहाँ किसी काम खातर, मेरे बेटे एसपी डीसी जो एक राजा थे, वो अपना मुंह दबावे बात करने में भी, और फिर धनखड़ साहब के कर हमारी चलती को। मतलब हालात ये हो रहा है कि सब कुछ बांध के गिर रखे है, और कोई थोड़ा बहुत एक आध कोई बोल देगा मेरा वर्गा। तो अभी तो इंडिया में कोरिया शासन आया नहीं है, जो आने की जो तैयारी चल रही है, उसमें क्या है कि अगर एक को कोई सजा देनी है तो उसकी 3 पीढ़ियां ना भुगतनी पड़े, और तीसरी पीढ़ी में अगर कोई नहीं है, पेट में है, तो उस पेट वाले नहीं भुगतनी पड़ेगी कोरिया शासन में। और हमारे यहाँ मेरी घराड़ी पे भी, हेडमास्टरनी पे, उसकी छोरी पे, जो ये खापो प्रधान हरियाणा की विनोद बाला पे, उसकी छोरी ऑस्ट्रेलिया में बैठी 3-3 पीढ़ियां मुकदमे हो लिए, और प्रॉपर्टी सीज करके और बिरल के क्यों हो रहा है, पर इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। इनने दिया खोस लेंगे ऊपर लाओ, उससे फालतू दे दे है, वह कोई बड़ी कहानी को ना। पर ये जो हमने तो देखना है, ये साजिश ये आज से नहीं रची गई थी। वर्ष 1940 में माधव सदाशिव गोलवलकर, जो सेकंड संस्थापक था इस आरएसएस का, उसने एक किताब लिखी थी वी एंड आवर नेशन आइडेंटिफाइड। और उस किताब में स्पष्ट लिखा था उन्होंने कि अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए, जिस तरह ये 2014 में लगी, अगर भूल से सत्ता हाथ लग जाए तो उस देश की सरकारी संपत्ति, जल जंगल और जमीन अपने 2-3 धनाढ्य विश्वसनीय साथियों को सौंप दे और 95% देश में भूखमरी पैदा कर दे, ताकि 7 जन्म तक भी आपकी सरकार ना जाए। और ये एक तरफ जो कहेगा हम तो जो नहीं, गैस और सिलेंडर इनकी कोई कमी को ना, और हालत यह हो रहा है नाज की भी, उन पे भी, जितने भी हम गुजरा लाइन लाग रही, इनकी झूठा, इनके फ्रॉड, इनकी जुमलेबाज। जब इनकी सरकार जो 11, 12, 13 में जो झूठ बोल ली, और महाराज जैसे की हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो उसमें बोला 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, भाई 2-2 करोड़ नौकरी देने की कह दी। और ईव जब बुझे हैं तो जुमले थे, 15-15 लाख थारे खाते मांगे, वो ईव जुमले हो गए। और 2-2 करोड़ नौकरी मान लिया भारतवर्ष में, ये देवी देवताएं 33 करोड़ बताए, और बेरोजगार बालक से 24 करोड़ रहे। एक देवता एक ने तो नौकरी देश का है, झाड़ू की दे दे, पोछे की दे दे, कह की दे दे। हमने मोदी को मांगने की जरूरत को ना, इन देवता ले लो ने, एक बालक ने तो लाश के है एक देवता, पर ना पाखंड घुमा के, और इन तो नौकरी तो खोस ली। नौकरी तो कोई युवा बालक नहीं सोचा कोई कितने मिल जाएगी, सवाल ही पैदा तो भूल जाओ। और रही इलेक्शन की जो ये बनावना वाली, इनमें क्या है कि जो ये चुनाव आयोग है, न्यायपालिका तो होली, वो तो बलराज मलिक जी बता देंगे बैठे सारे सबके मोहली सोली। और चुनाव आयोग मनमर्जी का अपना हिस्सा गठित कर लिया कि जो चुनाव आयोग जो बढ़ा के वोट दे देगा, जो रिजल्ट देगा, रिजल्ट वो ये सब न मान्य होगा। इन पार्टी पूर्तियां करने का कोई चक्कर नहीं चलेगा। वह एक खट्टर ने कही थी, जिस टाइम खट्टर मुख्यमंत्री बनाया, बोला ठालो लठ तेलो, तो इनका खट्टर का हुक्म मान लो भाई, बाकी पार नहीं घुसाओगी सहज सी। ये एक इतना अहम रोल है
और इतना खतरनाक खेल है कि जिस तरह यूजीसी वाली बात है, ये तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। शाम को सोओगे जब कोई कानून से, तड़के उठोगे जब कोई और कानून। इन कानूनों का मुकाबला करते करते थक जाओगे, पर ये कानून नहीं हटेंगे। इनका हटाने का जो मकसद है, जो तरीका है, वो तो अगर सामने मायावती चंद्रशेखर जी होते तो कुछ और बढ़िया बात थी। अब हरियाणा का थोड़ा सा हिस्सा ले लो, थोड़ी सी बात ले लो कि पिछले 2024 के चुनाव में अपने चौटाला एंड कंपनी चंद्रशेखर जी ने तो करे दुष्यंत के साथ 90 सीटों पे, और मायावती ने कर लिया 90 की 90 सीटों के ऊपर अब्बे के साथ। और तीसरे अब जो वामन मेश्राम जी से ये भी कहे भाई एक तरफ करो कि मन के मामला करो इनका। तो हम ये कहा कि जो ये एक वृक्ष है जिसकी ये ब्रांचेज हैं, टहनियां हैं, और उन जड़ों में से जब निकल निकल के एक एक डाले पर बैठोगे तो वो वृक्ष तो गिरेगा 100%। अगर आप लोगों ने एकजुटता दिखानी है, एक वो करना है, तो भाई एक आ जाओ, एक के मुकाबले में एक आ जाओ। और जब तक इसको नहीं हटाओगे, अपना बनाने का हम आए वो आए उसका राज आए, कोई फायदा नहीं। पहले इनको खदेड़ो और फिर देख लो जिसने आना है बन लो। कोई इनकार नहीं, समाज तैयार बैठा है। पिछली बार जब ये बनाए तो समाज ने ये इसलिए नहीं बनाए थे कि इनको कोई प्यार था ना। नए नए लोगों को, सब लोगों को, विचार वाले लोगों को, एनर्जी वाले लोगों को शामिल करें, जिनको संविधान की नॉलेज दें और उनको जनप्रतिनिधि बनाने के लिए तैयार करें, प्योद तैयार करें। यह काम है पॉलिटिकल पार्टी का असली, संविधान के तहत। पर प्योद तैयार हो रही है या प्योद का विनाश हो रहा है? नए लोगों को मौका मिल रहा है क्या किसी पार्टी में? अच्छे लोगों को मौका मिल रहा है क्या किसी की पार्टी में? पार्टियों को दुकानों की तरह चलाया जा रहा है देश के अंदर, जो कि गैर संवैधानिक है। संविधान पार्टियों को घर की संपत्ति बनाने के लिए नहीं कहता। और साथियों, सामाजिक न्याय हुआ देश में? एक दूसरे को हम अपना भाई, अपने जैसा समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? आज तक नहीं समझ पा रहे। सबसे बड़ा इसके पीछे कारण है, जिस पे ध्यान देना, विचार पे ध्यान देना है, आदमियों पे ध्यान नहीं देना। नेता वही जो संविधान की प्रस्तावना में लिखे हुए प्रियम्बल के हिसाब से खुद जी रहा है, उसी तरह का धंधा कर रहा है, उसी तरह का उसका आचरण है, जिसका आचरण देश के प्रियम्बल के हिसाब से नहीं, निजी, वो कोई नेता नहीं, वो कोई नेतृत्व नहीं। भले ही वो लोग एमएलए एमपी बन जाएं, उसका कोई फायदा नहीं। वो ना आपकी बात कर सकते, ना वो आपके प्रतिनिधि हैं। हो रहा उल्टा।